हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अजीत सिंह और स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी के अंदर। काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं, बीच में थोड़ी समस्या चल रही थी, तो अब वीडियो आई थिंक लगातार आए आपको समय समय पर मिलते रहें। काफ़ी बच्चों ने लास्ट वीडियो में कमेंट करा था हमारी इकोनॉमिक्स की कि सर रेवेन्यू का वीडियो बनाइए। सो आज के वीडियो के अंदर हम वो चैप्टर कवर करने वाले हैं, क्लास 11th इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, संप्राप्ति की अवधारणा। तो कंप्लीट चैप्टर है, इसमें केवल 10 मिनट का वीडियो के अंदर सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले बात करेंगे संप्राप्ति है क्या, व्हाट इज़ रेवेन्यू। तो किसी फर्म द्वारा विशेष मात्रा बेचने से प्राप्त आय फर्म की संप्राप्ति कहलाती है। मान लेते हैं एक कंपनी है, एक फर्म है, कुछ चीज़ें बना रही है। अब उस चीज़ों को बनाएगी तो बेचेगी। भाई बेचने के बाद जो पैसा मिलेगा वही आपके लिए क्या होता है, इनकम। बेचने पर जो पैसा प्राप्त होता है वही फर्म के लिए क्या होता है, रेवेन्यू या संप्राप्ति होता है। ठीक है। What is revenue? The income received by a firm from selling a particular quantity of a commodity is called revenue of a firm। कि फर्म ने क्या किया भैया, अपने प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी बेची है, बेचने से जो पैसा मिला है वही उसके लिए रेवेन्यू होता है। बात करें इसके टाइप्स की, संप्राप्ति के प्रकार, तो पहला होता है इसका TR, कुल संप्राप्ति, टोटल रेवेन्यू। किसी फर्म द्वारा अपने उत्पादन के विक्रय से प्राप्त कुल राशि को संप्राप्ति कहते हैं या कुल संप्राप्ति कहते हैं। तो भाई जितना उसने प्रोडक्शन किया उसने उस सबको बेचने के बाद जो टोटल इनकम मिलेगी उसे, तो उसका जो टोटल इनकम है, जो कुल पैसा है, तो कुल संप्राप्ति कहलाएगा। इसका फॉर्मूला आपको दिख ही रहा होगा, TR इजिकल टू AR इंटू Q या TR इजिकल टू P इंटू Q। या हम MR को टोटल करके भी निकाल सकते हैं। खैर MR क्या है आगे बढ़ेंगे, इंग्लिश में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रेवेन्यू में पहला टाइप है टोटल रेवेन्यू, कि टोटल अमाउंट रिसीव बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। कि टोटल रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जब अपनी फर्म क्या करेगी, टोटल प्रोडक्ट बेच देगी। जितना उसने प्रोडक्ट बनाया है उस प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो टोटल पैसा होगा वो उसका क्या है, टोटल रेवेन्यू होता है। बात करेंगे अगले एवरेज रेवेन्यू की, औसत संप्राप्ति की। तो एक जो फर्म है, फर्म क्या करती, हर एक इकाई बेचती, हर एक प्रोडक्ट को बेचने के बाद उसे जो पैसा प्राप्त होता है, बोले तो किसी फर्म द्वारा बेची गई वस्तु की प्रति इकाई संप्राप्ति को औसत संप्राप्ति कहते हैं। बोले तो एक वस्तु बेचने से उसे कितना पैसा प्राप्त हो रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा, औसत संप्राप्ति, एवरेज रेवेन्यू। द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय अ फर्म इज कॉल्ड द एवरेज रेवेन्यू। कि एवरेज रेवेन्यू वो अमाउंट है जिसको जो मिलता है एक सिंगल कमोडिटी के सेल आउट करने से। आगे चलेंगे हम, अगला जो टॉपिक हमारा वो है सीमांत संप्राप्ति। वस्तु की सीमांत संप्राप्ति वह संप्राप्ति होती है कि जब वस्तु की हमने एक अधिक मात्रा बेची है तो एक अधिक मात्रा के बेचने से कुल संप्राप्ति में क्या परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि 10 रुपये का दो चीज़ें बेची जा रही थी, अब एक वस्तु और बेच दी तो 15 रुपये हो गए कुल मिला के, तो 5 रुपये का चेंज आया इनकम में। तो जो 5 रुपये का चेंज आया वही आपके लिए क्या है, सीमांत संप्राप्ति, बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू। बोले तो एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है वही आपका क्या कहलाता है, मार्जिनल रेवेन्यू। चलते हैं आगे की ओर। अभी हमने देखा कि औसत संप्राप्ति और जो कीमत है हमारी वो किस तरीके से हमारे टोटल रेवेन्यू में हेल्प करती है। तो क्या औसत संप्राप्ति ही कीमत होती है, मतलब कि प्राइस ही क्या एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि एक प्रोडक्ट को बेचने से पैसा जो मिलता है वो उसके प्राइस के बराबर होता है। तो देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, एक्चुअल में औसत संप्राप्ति कीमत का समान मीनिंग होता है। बोले तो औसत संप्राप्ति और जो कीमत है वस्तु की वो सेम होती है, क्योंकि दोनों से ही एक ही बात पता चलती है। क्योंकि यदि बेची गई इकाइयों को कीमत से गुणा कर दे या फिर औसत संप्राप्ति से गुणा कर दे, दोनों स्थिति में क्या होगा, कुल संप्राप्ति ही निकलता है। बोले तो कि एक प्रोडक्ट, एक कंपनी ने कुछ सामान बनाया, उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया या उसे AR से मल्टीप्लाई किया, दोनों ही सिचुएशन में रिजल्ट उसके सामने क्या आता है, टोटल रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, AR इजिकल टू P हो सकता है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है, आर एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस द सेम। क्या रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल टू होता है। यस, एवरेज रेवेन्यू एंड प्राइस आर यूज टू विद द सेम मीनिंग एज बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग इफ द यूनिट सोल्ड आर द मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस और मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज रेवेन्यू इज ईदर केस रिजल्ट इज टोटल रेवेन्यू। सो एवरेज रेवेन्यू इज प्राइस इज इक्वल टू प्राइस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमने मल्टीप्लाई किया टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए किसको, प्राइस को क्वांटिटी से, तो टोटल रेवेन्यू है भैया, कुल संप्राप्ति या टोटल रेवेन्यू तब मिलेगा हमें जब हमने क्या किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। सेम इसी टाइप से अगर हम AR को Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी रिजल्ट हमारे सामने क्या आता है, टोटल रेवेन्यू। तो इस तरीके से क्या प्रूव होता है कि AR ही क्या होती है, आपकी प्राइस के इक्वल टू होती है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध किसके बीच में, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति में।
रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। पहले हिंदी में देख लेते हैं, फिर इंग्लिश में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जब टी आर बढ़ती दर से बढ़ता है तब एम आर बढ़ता है। बोले तो जब टी आर इंक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज होगा तो एम आर क्या होगा, इंक्रीज होगा। लिखा भी इंग्लिश में, एम आर इंक्रीजेस वैन टी आर इंक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग रेट, कि अगर स्पीडली टी आर बढ़ रहा है तो टी आर एम आर भी इंक्रीज करेगा। नंबर 2 पॉइंट, जब टी आर घटती दर से बढ़ता है तब एम आर घटता है। मतलब टी आर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर एम आर क्या होगा, डिक्रीज होगा। नंबर 3 पॉइंट, जब टी आर अधिकतम होता है तब एम आर अपने 0 पॉइंट पे होता है, अपने शून्य बिंदु पर होता है। देख सकते हैं, आपको एरर दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्वांटिटी वो जो है वो 0 दिखाई दे रही है। एम आर की जो वैल्यू पे 0 होगी, यहाँ पर लाइन दिख रही होगी आपको बीच में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जब टी आर डाउनवर्ड जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, तब एम आर ऋणात्मक हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है। इंग्लिश में भी लिखा है लास्ट पॉइंट में, एम आर बिकम नेगेटिव वैन टी आर फॉल्स। तो आप कर्व को देख सकते हैं, तो कर्व में भी ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से पहले टी आर इंक्रीजिंग हुआ, फिर इंक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पर आया, फिर डिक्रीज होने लगा। एंड जो टी आर है, सॉरी जो एम आर है, वो डाउनवर्ड जाता रहा लगातार, और एक सिचुएशन के बाद वो 0 होने के बाद क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, टी आर और एम आर के बीच में। अब हम पढ़ने वाले हैं ए आर और एम आर के बीच रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखें कि क्या है। पहला पॉइंट लिखा है इसमें, एम आर ए आर से अधिक हो। जब ऐसी सिचुएशन, जब एम आर आगे हो और ए आर पीछे हो, तो ए आर एम आर के तरफ बढ़ता है। तो एम आर ए आर से अधिक होगा तो ए आर बढ़ेगा। दूसरे पॉइंट में, जब एम आर ए आर दोनों बराबर होंगे तब ए आर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आता है। थर्ड पॉइंट पे, जब एम आर ए आर से कम हो जाए तो ए आर गिरने लगता है। तो कुल मिला के ये मान लो कि ए आर एम आर को फॉलो कर रहा है। आप ट्रिक याद कर सकते हो, एम से महिला, ए से आदमी, तो ए आदमी महिला के पीछे पड़ा हुआ है। तो यही देखना है कि वैन एम आर इज़ ग्रेटर देन ए आर, तो जब ए आर क्या था, छोटा था किससे, एम आर से, तो ए आर इंक्रीज हुआ। एंड सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, वैन एम आर इज़ इक्वल टू ए आर इज़ मैक्सिमम। जब एम आर ए आर इक्वल टू होता है तो ए आर का क्या कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। एंड लेस बात करें नेक्स्ट में, वैन एम आर इज़ लेस देन ए आर, जब एम आर कम हो जाएगा किससे, ए आर से, तो ए आर क्या होगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो ये रिलेशनशिप है। डायग्राम देख सकते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी लगी हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम मार्केट्स में थोड़ी अगले वाले टॉपिक पे जो देखने वाले हैं, अगला पार्ट जो हमारा, वो है रिवेन्यू कर्व ऑफ फर्म इन डिफरेंट मार्केट, कि अलग अलग बाज़ारों में जो रिवेन्यू कर्व होता है वो कैसा कैसा होता है। तो पहले मार्केट देख लेते हैं क्या है। पहला हमारा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो भाई एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें क्या होते हैं, जो फर्म होती है वो प्राइस टिकर होती है, मतलब जो कीमत तय होती है वो फर्मों को स्वीकार करनी पड़ती है। तो यहाँ पर ए आर और एम आर, सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक ए आर हो गया, तो ए आर और एम आर दोनों ही फिक्स होते हैं, मतलब कि एक फिक्स कीमत पर कितनी भी क्वांटिटी बेची जा सकती है। तो इसी वजह से इसका जो वक्र है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाता है। आगे चलेंगे, एकाधिकारी बाजार, मोनोपोली मार्केट, मतलब एक ऐसा बाजार जहाँ पे केवल एक ही बेचने वाला, एक ही बायर होता है, सॉरी एक ही सेलर होता है, एक ही बेचने वाला एक ही सेलर होता है। और यहाँ पे जो एवरेज रिवेन्यू जो कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट नीचे की ओर होता है, नीचे की ओर डाउनवर्ड होता है। मतलब यहाँ पर अगर किसी मोनोपोली, किसी सिंगल बंदे को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना है तो वो क्या करेगा भाई, वो प्राइस को कम करेगा, तभी उसकी मोर क्वांटिटी सेल हो पाएगी। अ मार्केट इन विच ओनली वन सेलर इज़ फाउंड, हियर इज एवरेज रिवेन्यू कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द मोनोपोलिस्टिक वांट टू सेल मोर क्वांटिटी देन प्राइस विल बी डिक्रीज। तो अगर उसे ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो उसे प्राइस को कम करना पड़ेगा। सो ये था हमारा क्या, एकाधिकारी केंद्र। अब नए मार्केट की तरफ चलते हैं हम लोग, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के अंदर देखिए, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो संप्राप्ति वक्र होता है वो सेम उसी तरीके से होता है जैसा कि हमने मोनोपोली में देखा था, कि दोनों का जो कर्व लगभग देखने में एक जैसा लगेगा, जिसमें ए आर और एम आर जो कर्व था वो नीचे की तरफ सॉल्व करता है। बट जो एम आर है वो ज़्यादा स्पीड से नीचे आता है। अगर हम ए आर से कंपैरिजन करें तो एम आर वक्र ए आर वक्र की तुलना अधिक तेज़ी से नीचे आता है। इंग्लिश में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं, आप कर्व देख सकते हैं। एम आर का कर्व ज़्यादा जल्दी नीचे आ गया कंपैरेटिवली ए आर के, ठीक है। तो इसमें ये कर्व प्रॉपरली देखो देखने में दोनों ही कर्व किसका भैया, एकाधिकार का और एकाधिकारी प्रतियोगिता, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, दोनों के ही जो कर्व है वो सेम बने हुए हैं। तो डिफरेंसेंसी क्या है, तो डिफरेंसेंसी को समझने के लिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, वहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई देगा। तो साफ तौर पर लिखा है नोट में,
कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुओं के निकटतम स्थानापन्न होते हैं। बोले तो कि यहाँ पर क्या होगा, एकाधिकारी जो होगा, एकाधिकारी तो कई सारे बेचने वाले, एक नहीं होते, एक से ज़्यादा बेचने वाले होते हैं। तो अगर एक व्यक्ति के पास नहीं मिल रही तो दूसरे व्यक्ति के पास वो चीज़ मिल जाएगी, तो उसके क्या सब्स्टिट्यूट होते हैं। बट मोनोपोली वाले मार्केट के अंदर केवल बेचने वाला एक ही होता है, तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास होता नहीं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों कर्व आप देख सकते हो कि दोनों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी चेंज है। पहले वाले में MR कर्व ज़्यादा झुका हुआ है, जबकि दूसरे वाले में MR कर्व कम झुका हुआ है। तो ये था कर्व और ये था कंप्लीट चैप्टर। आई विश आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक करते हो, शेयर